यूँ तो हर जगह का अपना अपना एक अलग वजूद होता है। सौदापुर नाम का ये गाँव, ये भी एक अलग ही वजूद और एक अलग ही इतिहास अपने अंदर दबाए बैठा था। सौदापुर नाम का ये गाँव बहुत ही संपन्न था, लेकिन अक्सर गाँव में भूत पिशाचों की कहानियाँ तो सुनने में आती हैं। ये गाँव भी उन्हीं में से एक था। यहाँ रहते थे रामू काका। रामू काका एक छोटे से किसान थे। वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी समझदार व्यक्ति थे। इसके विपरीत रामू काका का एक लड़का था बंटी। अब बंटी बहुत ही शैतान और बहुत ही चालाक किस्म का लड़का था। उसे लगता था कि गाँव के लोग ये भूत पिशाचों की कहानियाँ बस यूँ ही बना देते हैं। वो गाँव के लोगों के मन से अंधविश्वास, भूत पिशाच, डायन इन सब चीज़ों का वहम निकालना चाहता था। उसे लगता था कि ये सब किताबी कहानियाँ हैं, लेकिन बंटी ये नहीं जानता था कि ये सब चीज़ें अक्सर होती हैं। तो बंटी इन्हीं सब चीज़ों के चलते उस गाँव को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, अपने पिता को यूँ ही अकेला छोड़कर। उसके यूँ चले जाने से उसके पिता शुरू-शुरू में तो काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि उनका बेटा किसी कारण ही उन्हें छोड़कर गया है। बंटी आज़ाद ख़यालों का, आज़ाद दुनिया में जाकर एक अलग ही दुनिया बसाना चाहता था और आखिरकार बंटी शहर पहुँच गया, जहाँ बंटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके ठीक 18 साल बाद बंटी अपने गाँव वापस आया। पहले दिन जब उसने अपने गाँव में कदम रखा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा उदास था। उसने अपने पापा के चरण लिए और अपने पापा से कहा कि पापा, मैं इस गाँव से सिर्फ़ अंधविश्वास मिटाना चाहता हूँ, जो लोगों के दिलों में भरा हुआ है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा ये कैसे होगा? तो वो कहता है, ये आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। एक दिन वो यूं ही जंगल में जा रहा था, तो उसने नोटिस किया कि इस जंगल के जो सीमा पार है वहाँ कोई भी नहीं जाता। और जाते जाते वो थोड़ा सा पीछे रुका। उसने देखा एक अजीब सी हवेली। उस अजीब सी हवेली का क्या रहस्य था? ये हवेली थी कुमारी डायन की। कुमारी डायन की कहानियाँ वहाँ बहुत मशहूर थी। तो वो गांव एक ऐसा गांव था जो कि उस कुमारी डायन के सदमे से बचने के लिए एक अलग ही सीमा में रहता था। लेकिन बंटी के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। बंटी को लगा कि गाँव के लोग सिर्फ़ इन चीज़ों का वहम अपने अंदर पाले हुए हैं। बंटी ने ठान ली थी कि वो गाँव की सीमा के पार भी जाएगा और लोगों को ये भी दिखाएगा कि भूत, पिशाच, चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होते। लेकिन बंटी ये नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अगले दिन वो अपने साथ 2 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर जाता है और उन्हें जंगल में घुमाने के बहाने कहता है कि तुम्हें पता है कि जंगल में बहुत सारे मीठे-मीठे फल लगे हुए हैं, चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा नादान थे। वो बंटी के साथ निकल लिए उसके पीछे-पीछे। लेकिन अचानक जब वो दोनों बच्चे बंटी के साथ जा रहे थे, तो उनमें से एक बच्चे ने देखा कि बंटी धीरे-धीरे उन्हें गाँव की सीमा के पार उस जंगल के बिल्कुल किनारे पर ले आया है, जहाँ उस डायन की झोपड़ी थी। उनमें से एक बच्चा ये चीज़ नोटिस तो कर लेता है। उसकी नज़र उस झोपड़ी पर पड़ते ही वो बच्चा घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने उसे देख लिया हो और वहाँ झोपड़ी की खिड़की में एक अजीब-सी औरत उसे देख रही थी। वो बच्चा उसे देखते ही उल्ट पाँव जंगल की ओर से भाग निकला। बंटी उसके पीछे-पीछे भागा और उस दूसरे बच्चे को लेकर उसका हाथ पकड़कर वो दोनों उसके पीछे-पीछे गए, लेकिन तब तक वो बच्चा अपने घर जा चुका था। वो बच्चा डर कर अपने घर जाकर सो गया। लेकिन अचानक अगले दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दूर शहर से डॉक्टर मधु को बुलाया गया। डॉक्टर मधु एक स्किन स्पेशलिस्ट थी, तो उसने उस बच्चे का चेकअप किया और चेकअप करने के बाद उसने ये चीज़ रियलाइज़ की कि इस बच्चे की स्किन धीरे-धीरे एक अजीब-सा रूप ले रही है। डॉक्टर मधु ने उसे इंजेक्शंस दिए, लेकिन उन इंजेक्शंस का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बच्चा धीरे-धीरे सिकुड़ता चला गया। उसकी स्किन बहुत ही अजीब तरीके से होने लगी। अब बंटी को इन सब चीज़ों का अफ़सोस हो रहा था कि कहीं ये सब उसकी वज़ह से तो नहीं हुआ। बंटी काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? तो अब बंटी सोचने लगा कि जब इन सब का ज़िम्मेदार वो है, तो कैसे वो इन चीज़ों से बाहर निकलेगा? अगले दिन ऐसा ही सेम एक दूसरी लड़की के साथ भी हुआ। वो लड़की एक अचानक से भयानक रूप में जागृत हो गई और कुछ टाइम बाद एक लड़का भी वैसे ही अचानक भयानक से रूप में जागृत हो गया। ये सारी चीज़ें देखकर डॉक्टर मधु ने ये निर्णय निकाला
ये हो सकता है ये कोई माहवारी हो, एक ऐसी माहवारी जिसमें कि ये जो स्किन होती है ये धीरे-धीरे एक बुजुर्ग के रूप में बदल जी जाती है। लेकिन ये डॉक्टर मधु का सिर्फ एक वहम था। आखिर इस गाँव पर भी डायन की नज़र पड़ चुकी थी। गाँव में अब इस बात को लेकर दहशत का माहौल था कि डायन की नज़र उनके गाँव पर पड़ चुकी है। अब डायन धीरे-धीरे उन सब लोगों को खा जाएगी। बंटी बेचारा मायूस होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वो ये सोचता है कि कहाँ तो उसने ये सोचा था कि वो इन लोगों के मन से अंधविश्वास निकालेगा, और ये लोग तो अंधविश्वास में और धकेलते चले गए। अगले दिन बाली को बुलाया जाता है। बाली एक ओझा था। बाली झाड़-फूँक करता है और अंत में वो कहता है कि इस गाँव पर किसी डायन का साया है। अब लोगों के मन में और ज़्यादा दहशत आ चुकी थी। बाली कहता है कि मैं इस चीज़ से मुकाबला नहीं कर सकता, इस चीज़ का कोई हल नहीं। गाँव के लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब उनका क्या होगा? लेकिन बंटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बंटी ये सोच रहा था कि वो वापस उसी जंगल में जाएगा, वहाँ से वो कुछ जड़ी-बूटियाँ लाएगा। हो सकता है ये किसी पेड़ के टकराने से या किसी के पौधे के काँटे के लग जाने से ये रिएक्शन हो। अंत में वो जाता है जंगल में, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर मधु भी अपना काम किए जा रही थी, लेकिन डॉक्टर मधु के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। डॉक्टर मधु भी निराश होकर गाँव से चली जाती है। अब बंटी निराश सा होकर जंगल की तरफ जाने तो लगता है, लेकिन वो सोचता है कि आखिर ऐसा कौन है जो उसकी मदद कर सकता है, जो उसके साथ जा सकता है। तभी उसे याद आता है रामू। रामू एक चरवाहा था, लेकिन वो जानवरों को मारने या जानवरों से भिड़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम था। तो बंटी को याद आता है रामू। वो रामू के पास जाता है और उससे मदद माँगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और ये सारी चीज़ें बंटी जाकर अपने पिता को बताता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जंगल में जाऊँगा और वहाँ से अच्छी तरीके की जड़ी-बूटियाँ लाऊँगा ताकि इस माहवारी का इलाज हो सके। उसके पिता कहते हैं, बेटा ये बहुत ही जोखिम भरा काम है, लेकिन बंटी कहता है कि पिताजी बच्चों की जान की खातिर मैं ज़रूर जाऊँगा। बंटी चल देता है जंगल में रामू के साथ। बंटी धीरे-धीरे जंगल की ओर बढ़ जाता है। चलते-चलते बंटी को एहसास होता है कि वो उसी झोपड़ी के पास आ गया है, जहाँ से वो बच्चा उस दिन डर कर भागा था। आखिर ऐसा क्या था इस झोपड़ी में? बंटी बस देखना चाहता था। बंटी थोड़ा अंदर गया और वो उस झोपड़ी के अंदर जाना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि रामू तो वहाँ से भाग गया है। अब बंटी को इन सारी चीज़ों का सामना अकेले ही करना था। हालाँकि वो काफ़ी परेशान हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था कि अगर उन बच्चों की जान कोई बचा सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बंटी है। वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और फाइनली वो हवेली उस छोटी-सी झोपड़ी के अंदर पहुँच जाता है। वो देखता है कि उस झोपड़ी के अंदर अजीब से पिंजरे बने हुए हैं और उसका पैर जाता है एक दरवाज़े पर, जहाँ नीचे तहखाना था। वो नीचे तहखाने में जाता है और वो देखता है कि तहखाने से बहुत ही ज़्यादा गंदी दुर्गंध आ रही है और वहाँ अजीब-अजीब से कंकाल लटके हुए हैं। आखिर क्या था ये सब? तभी अचानक उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर। लेकिन ये क्या? ये तो डॉक्टर मधु थी। अगर डॉक्टर मधु यहाँ है, तो फिर गाँव में उन बच्चों का इलाज कौन कर रहा है? तभी पीछे से वो डायन उस पर हमला कर देती है, जो कि डॉक्टर मधु के कपड़े पहने हुए थी। अब बंटी को सारी बात समझने में देर नहीं लगती है। इतने में वो डायन भी अपना रूप बदलकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। उसके हाथ में 2 गर्दन थी छोटे बच्चों की। वो हँस रही थी और कह रही थी कि ये सब मेरी ताकत है। वो वापस से डॉक्टर मधु का रूप लेकर कहती है कि मैं किसी का भी रूप ले सकती हूँ। अब मेरी नज़र उस गाँव पर पड़ चुकी है। जिस दिन मैंने डॉक्टर मधु को देखा, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि ये डॉक्टर मधु ही है जो मुझे उस गाँव तक पहुँचा सकती है। और अब बारी थी उससे बंटी को मारने की। उसकी इतनी लंबी जीभ निकल आती है, वो बड़ी-बड़ी आँखों से बंटी की तरफ लपकने ही वाली होती है कि तभी उसे पीछे से एक ज़ोर सा झटका लगता है। रामू हाथ में तलवार लिए उसकी चोटी पकड़कर काट देता है। तभी वो डायन अपने असली रूप में आकर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? तो रामू हंसकर कहता है कि डायन, तुझे क्या लगा मैं भाग गया था? मैंने पेड़ के पीछे छुपकर तुझे देख लिया था। मैं तो बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। वो डायन घबरा जाती है।
और घबराकर रामू के पैरों में गिर जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन रामू उसे एक चांटा मार देता है। इस वक्त बंटी ये सोच रहा था कि रामू ज़्यादा खतरनाक लग रहा है या वो डायन। तभी रामू बंटी की ओर देखता है और उससे कहता है कि तुम भाग कर जाओ गांव में और गांव में जाकर सबको बुला कर लाओ, तब तक मैं इस डायन को यहीं पकड़ के रखता हूँ। बंटी भागकर गांव में जाता है और गांव में जाकर वो लोगों को बताता है कि मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन तब तक वो जो 2 वार्ड बॉय थे, जो कि मद्दू के साथ आए थे, उनका भी सम्मोहन धीरे-धीरे टूटने लगता है, जो कि डायन की वजह से वो सम्मोहित हो चुके थे। गाँव के सभी लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है। ये कैसा नज़ारा उन्होंने देख लिया। हर तरफ खून ही खून, खून की दुर्गंध। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो डायन पैरों के बल नीचे बैठी है और रामू उसे बहुत ही गुस्से में देख रहा है। रामू उससे पूछता है कि बता, आखिर तू ये सब क्या कर रही थी? तभी रामू कहता है कि बाली, अब तुम ही से पूछो। तो बाली उससे पूछता है कि बता डायन, इस चीज़ का क्या इलाज है? तो वो डायन कहती है कि मेरी जो चोटी काटी गई है, मेरी उस कटी हुई चोटी का काढ़ा बनाकर तुम इन बच्चों को पिला दो। ये बच्चे धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे, लेकिन मुझे छोड़ दो। वो चुड़ैल रहम की भीख माँगती है, लेकिन उसे नहीं छोड़ा जाता। वो चुड़ैल बताती है कि ये बच्चे ही मेरी ताकत होते हैं। वहाँ एक लड़की बहुत ही समझदार होती है, वो सारी जड़ी-बूटियाँ इकट्ठी करके और उस डायन की चोटी को लेकर वो काढ़ा बनाती है और आखिरकार वो काढ़ा उन बच्चों को पिलाया जाता है जो कि उस डायन का शिकार हुए थे। वो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। और वो डायन आखिर में अपनी जान की भीख माँगती है। वो कहती है कि अब मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, अब मुझे छोड़ दो। तो रामू उससे कहता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? क्या तुम हो छोड़ने के लायक? तुम मासूम बच्चों की जान लेने वाली हो। रामू गाँव वालों को निकाल कर बाहर उस झोपड़ी को आग लगा देता है और वो झोपड़ी धूं-धूं करके जलने लगती है। वो डायन भी उस झोपड़ी के अंदर ही भस्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। आगे की और भी इसी तरीके की हॉरर स्टोरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।